याद कोई नहीं। ठीक है, बात करके सिक्योरिटी वाला रोक के नंबर पूछे ना तो मैंने परेशानी हो जाती। एक ये मुझे बोलता है। दूसरा, जब मैं कभी जाऊँ ना, होटल्स में अक्सर जाना पड़ता है किसी मीटिंग के लिए, तो होटल वाले कहेंगे बोनट खोल दो, डिक्की खोल दो। मैं पहले सोचूंगा मैं कई गड्डी बैठ, यदि डिक्की को तो खुल दी है, इसका बोनट कहाँ से खुलता है, मुझे भूल जाता। किसी का बटन होता है, किसी का एक लीवर होता है, किसी का लीवर ऊपर है, किसी का नीचे है। कोई गाड़ियां बनाने वाले भी पागल हैं, एक मॉडल बनाओ सारे। और इसका सिटी का है, वो पैरों के अंदर जाके कहीं दिया हुआ नीचे करके कोई बोनट खींचो तो वो खुलता है। तो अजीबो गरीब सिस्टम होता है। अच्छा बच्चों, ये मुझे भूल जाती थी। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया था शरिया ला हमारा। मजा आया कि नहीं? यार वैसे एक बात है, अगर हम आज भी इस्लामिक सिस्टम को फॉलो कर लेना तो गुर्बत नाम को नहीं रहेगी। आप यकीन करें, इतने बैगर्स बार मांग रहे हैं, बैगर्स मांग रहे हैं। अगर अमीर आदमी बाकायदा तरीके से जक़ात देनी शुरू कर दे, तरीका समझते हैं जक़ात का? जक़ात का एक तरीका है। अगर जक़ात उस तरह देनी शुरू कर दें तो ये खत्म हो जाएंगे। और एक और बात है, गरीब को जब भी पैसा देते हैं वो भागता है जरूरत के लिए। जब वो भागता है जरूरत के लिए तो जो सरप्लस मार्केट में चीज है वो बिक जाती है। सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन तेज हो जाती है। यानी अगर आपके यहाँ ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है तो जक़ात दें, खैरात करें। अगर आपकी इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन हो गई है तो ज़कात दें, खैरात दें। तेजी से पैसा गरीब की तरफ जाएगा और गरीब की तरफ जाने वाला पैसा तेजी से वापस आएगा, सर्कुलेशन में आएगा। ये बड़ी कमाल की चीज है। मतलब मिसाल के तौर पर मुझे दो तीन चीजों की समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या किया। मिसाल के तौर पे अगर आप नोट करो तो हमारी जो ईद उल अजहा है उस पर पैसा बेशुमार गरीब की तरफ जाता है। आप देखें कि ऐसी ईद है जिसमें हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। गर्मी हो सर्दी हो, पहली बात गोश्त मिलेगा वाफर मिकदार में हर बंदे को, हर बंदा गोश्त खाएगा। दूसरा, चारा बिकेगा। चारा कौन उगाता है? पट्टे बिकेंगे, तूरी बिकेगी, दाना बिकेगा। ठीक है। फिर वो जानवर की रस्सियां, उसके वो घुंघरू शुंघरू जो भी है, तो पूरी एक इकोनॉमी है। पूरी एक इकोनॉमी है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसी तरह मुझे बसंत का त्योहार बड़ा पसंद था। उस जमाने में जब ये अमनो अमान का जमाना था, तो मुझे खाने पीने का शौक है। कजन मेरे को शौक होता था गुडियों का, एक चचा को भी शौक था। तो वो क्या करते थे कि अपनी डोरें गुडियां ले आते थे, और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद तिक्के बोटियां खाता रहता था। एक वो तिक्के वाला भी ले आते, रात सारी कबाब और तिक्के लग रहे हैं, आप वक्फे वक्फे से खा रहे हैं, पेप्सी टीम की बोतलें पड़ी हुई हैं, वो आप पी रहे हैं और गुडियां उड़ा रहे हैं पूरी रात। दिन को जरा सो लिया, फिर गुडियां उड़ानी शुरू कर दी। तो बड़ा मजे का त्योहार होता। मुझे वो इसलिए पसंद था कि बेशुमार लोग पाकिस्तान के बाहर से आते थे उसको सेलिब्रेट करने। और लाहौर की ऊंची छतें अंदरून शहर की पैसों पे बुक होती थी। जाहिर है जो बंदा गुलबर्ग में रहता है कि बसंत का असल मजा लेना चाहता है तो किधर जाएगा? अंदरून शहर। और वो छत किराए पे लेता था। अब पैसा किधर हुआ? फ्लो हुआ। अब गुड्डी बनाने वाला कौन है? गरीब है। डोर लगाने वाला, और वो जो तिक्के बना रहा है। तो एक पूरी मुईशत ऐसे सर्कुलेट होती, पैसा गरीबों की तरफ जाता था। लेकिन अब मसला ये हो गया था कि वो जानलेवा काम था। वो जानलेवा था, यानी कि अगर हम एक बसंत मनाएं तो मेरा ख्याल है 10 जिंदगियां कम से कम स्ट्रेट अवे उड़ जाएंगी। तो मजबूरन फिर बंद करना पड़ा। बल्कि मेरे साथ भी हुआ था हादसा। मेरे वो डोर आ गई थी, उसके अंदर हेलमेट हेलमेट कट गया था। मैं कहा अगर गर्दन होती तो वो तो गर्दन उड़ा के रख देता नहीं बच्चों। तो वो फिर हुकूमत बेचारी ने मजबूर होकर कहा कि यार इसको बंद ही कर दो। हला तक के बड़ा दिल पे हाथ रखा, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा जरिया था। अच्छा बच्चों, मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ आज इकोनॉमिक्स की टाइप्स के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, बात यह है कि हमने सबसे पहले बात करनी है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ आप पता है क्या करेंगे?
यहां आप ये करेंगे कि आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स की टाइप्स क्या हैं, यानी आप इस तरह करके एक ग्राफ बना लेंगे किताब पे, लिखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की टाइप्स कौन सी हैं। तो हमने एक रखनी है नेचर ऑफ सब्जेक्ट के एतबार से, नेचर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से, और एक हमने रखनी है स्कोप ऑफ स्टडी के एतबार से, स्कोप ऑफ स्टडी के एतबार से। मैं यार ये नहीं सही लिखा गया, इसको दोबारा लिख लेते हैं। इसके एतबार से स्कोप ऑफ स्टडी। अच्छा बच्चों, स्कोप ऑफ स्टडी के एतबार से इकोनॉमिक्स की दो टाइप्स बनाते हैं। स्कोप का मतलब होता है होराइजन, फोकस। स्कोप का मतलब क्या होता है? होराइजन, फोकस। फोकस के एतबार से इकोनॉमिक्स दो तरह के फोकस रखती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। फोकस के एतबार से इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। और नेचर ऑफ सब्जेक्ट के एतबार से इकोनॉमिक्स जो हो सकती है, वो सबसे पहला सवाल है कि ये साइंस है, ये साइंस है या ये आर्ट है, साइंस है या ये आर्ट है। और साइंस की जब बात आती है तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये पॉजिटिव साइंस है या ये नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक होगा बच्चों? पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अब देखा जाए तो अब मैंने जो थ्योरी थी ना, थ्योरी उसको मैंने एक नक्शा बना दिया आपके दिमाग, मतलब मैं लिखता यहाँ पे हूँ, एक्चुअली आपका ब्रेन है, आपका माइंड है मेरे सामने, मैंने आपके माइंड में लिखा है इसका। आप भी जो लिख रहे होते हैं कागज पे, एक्चुअली कहाँ लिख रहे होते हैं? माइंड में लिख रहे होते हैं, हमने माइंड को बता रहे होते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्कोप के एतबार से बड़ी इकोनॉमिक्स, छोटी इकोनॉमिक्स, बड़ी इकोनॉमिक्स, यानी छोटा फोकस और बड़ा फोकस। ठीक है। अब छोटा फोकस क्या होगा कि अगर मैं आपको आके आपका फेस ही देख रहा हूँ, ये माइक्रो, लेकिन वो पूरी क्लास को ही देखूँ तो होराइजन बड़ा हो गया ना। अच्छा, और नेचर के एतबार से क्या ये आर्ट है या ये साइंस है? तो साइंस है तो क्या ये प्योर साइंस है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि साइंस किसको कहते हैं। देखिए, साइंस की जब मैं बात करता हूँ ना बच्चों, तो साइंस एक ऐसी, ऐसे सब्जेक्ट का नाम है, ऐसे कोर्स का नाम है जो कॉज एंड इफेक्ट को डिस्कस करता है। किसको डिस्कस करता है बच्चों? कॉज एंड इफेक्ट। किसी चीज की कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। जब भी आप न्यूट्रल हो जाएं, ये वजह से ये हुआ है, इस वजह से ये हुआ, तो हम इसको कहेंगे ये साइंस है। जैसे मिसाल के तौर पे हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को, इसको हीट देते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे। हीट देने से मॉलिक्यूल तेज हो जाएंगे। इफेक्ट ये होगा कि पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो काज हीट और इफेक्ट बॉइल। साइंस, ये साइंस हो गई ना। बॉल को हम दीवार पे मारेंगे, वो वापस आएगी। तो हर एक्शन का रिएक्शन, तो जो हमने एक्शन किया कॉज हुआ और रिएक्शन उसका इफेक्ट हुआ। सही बच्चों? इसको हम कहेंगे ये प्योर साइंस, ये प्योर साइंस है। जियोलॉजी की बात कर लेते हैं। इंडिया ने दरियाओं पे बंद बांध लिया तो पाकिस्तान में खुशकसाली शुरू हो गई है। तो बंद बांधना कॉज और खुशकसाली इफेक्ट। तो ये हम कहते हैं कि ये साइंस, जियोलॉजी ले लें, फिजिक्स ले लें, ठीक है ना। अच्छा, मैंने फिजिक्स की मिसालें दी कुछ, तो ये कॉज एंड इफेक्ट। इस लाइट के अंदर, इस रोशनी के अंदर देखते हैं क्या इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है? तो आप कहेंगे यस, ये साइंस है। क्यों? आप कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ी तो लोगों ने चीज को कम खरीदा, लेस परचेस्ड। अब प्राइस का बढ़ना कॉज और लेस परचेज इफेक्ट है। पेट्रोल भी अगर 300 रुपए पे गया था
तो हुकूमत ने टैक्स लगाया था, बढ़ाया था, लेकिन नुकसान ये हुआ कि लोगों ने, बेचारों ने पेट्रोल कम भरवाना शुरू कर दिया। क्या किया होगा? आइसक्रीम खाने जाते होंगे रात को, नहीं जा रहे, क्या करें, महंगाई होगी, बच्चों को इनकार कर दिया होगा, घर में डब्बा ला दिया होगा। यही किया होगा ना? या वालिद बेचारे ने ये किया होगा, गाड़ी घर में खड़ी कर दी होगी, मोटरसाइकिल लेके निकल गया होगा, तो फ्यूल की कंजम्पशन क्या हो गई? कम हो गई। मैं तो आज भी यकीन करें, मैं, मुझे ये पसंद नहीं कि 3 सीटें खाली आ रही हैं और आप लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि गाड़ी अगर लेके जा रहा हूँ, कोई फायदा हो जाए, तो मैं सीएफई वालों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, यार इसका टाइम ऐसे एडजस्ट कर दो कि मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी का टाइम एडजस्ट हो जाए। भले आदमी ये मान जाते हैं, अच्छा, तो टाइम एडजस्ट कर देते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि 2 सीटें यूज हो जाती ना। उसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया, वो पढ़ती है हेले कॉलेज, ये कायदे आज़म कैंपस, तो वहाँ ड्रॉप किया और वहां से टर्न ले गई इधर आ गए। अब वापसी का टाइम उसके साथ मैच कर लिया, तो फ्यूल बच गया। अदरवाइज मैं समझता हूँ अकेला बंदा साइड साइड पे होकर मोटरसाइकिल चला के आ जाए, फ्यूल बचता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज वाले हैं या सीएफई वाले, वो कहते हैं नहीं जी, आप जरा कीमती इंसान है, तो जरा अपना भी ख्याल रखें। ठीक है जी, एनीवे, बहरल इज अ लॉन्ग डिस्कशन। तो क्या हुआ कि पेट्रोल महंगा हुआ, लोगों ने कंजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट है, राइट बच्चों? अच्छा जी, इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। क्या? जब भी प्राइसेस बढ़ेंगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाएगा कैसे? भाई जितनी आप महंगाई करते जाएंगे, लोग रोटी पे आते जाएंगे, सालन कम होता जाएगा उनका, फल कम होता जाएगा उनका। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस के बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? तो महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ी है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मैं 2010 में आई वॉज अर्निंग 70,000 पर मंथ, सीएफई से ही ले रहा, ठीक है जी, और उस वक्त सोना था 18,000 रुपये तोला, 22,000 रुपये तोला। अब अंदाजा करें, मैं, मेरी सैलरी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ले लें तो कितनी थी? मतलब इतनी थी कि मैं किसी भी जे डॉट पे चला जाऊं, डायनर्स पे चला जाऊं, मैं अपनी मर्जी के कपड़े ले सकता हूँ कि मैंने ये वाले पहने। आज क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी कम हो गया। अब मैं सेल का इंतजार करता हूँ, जब सेल लगती है फिर जाके लेता हूँ, और सेल में भी जाके देखता हूँ, अच्छा यार कोई सस्ता मिल जाए, तो सस्ता पसंद ना आए, फिर गरीब आदमी के धक्के उड़ गए। अच्छा मतलब, तो अब क्या है कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो मेरी जिंदगी कम हो जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं आएगा। क्या हाल है बच्चों? है ना? अब हालात ही हो गई है, मेरे मेरी इंडिया वाली चप्पल है ये बेगम ने लेके दी, अपने पैसे बचा, मुझे कहती है आप हमेशा प्राइस पढ़ के छोड़ देते हो, अपने लिए भी कुछ ले लिया करो, अपने लिए भी कुछ। तो अब बेचारी ने किचन के पैसों से बचा के लेके दिया मुझे। ये हालात, टीचरों के बहुत बुरे हालात हैं। और ये 4,000 की चप्पल, तो 4,000 भी बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बच्चों सीए कर लो और इंडस्ट्री में जाओ। टीचिंग में सिर्फ चंद एक लोग हैं जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? किचन चला रहे हैं, बस स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग। अच्छा बच्चों, तो अब बच्चों आ गया क्या जी हमारा, शाबाश, मल्टीपल एंड से आ गए, सही हो गई बात। अभी मैं शाम की जॉब ना हो मेरे पास, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। अभी शाम की जॉब में हमें कुछ इन टर्म्स ऑफ डॉलर आ जाते, तो वो हमें 400-500 डॉलर से बड़ा ईज हो जाता है, तो चलो यार ये जो है ना, काम चल जाता है। अच्छा बच्चों, लेकिन उनमें भी काम भी बड़े बड़े औखे करने पड़ते हैं। बाजू का ऐसा खचियर काम दे देते हैं, इसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा बच्चों, अब आ जाए, आप कह दें कि ये हो गया जी हमारा पहला मसला, कि ये साइंस है, ये तो बात समझ आती है कि ये साइंस है। क्या हाल है बच्चों? एवरीबडी इज एग्री इट इज साइंस, क्योंकि हर चीज कॉज एंड इफेक्ट है। प्राइस बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, हमारी जिंदगी नीचे आ जाएगा, वगैरह वगैरह, तो कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है जी, ले आ जाइए, साइंस है।
जैसे ही हम मान लेते हैं कि ये साइंस है, तो साथ ही बहस शुरू हो जाती है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो पहले समझना पड़ेगा पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। कहते हैं पॉजिटिव साइंस वो होती है जो एनालिसिस करती है वो कॉन्सेप्ट या लॉज जो पहले से बन चुके, पहले से बन चुके हैं। क्या वो आज भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना जी, आज भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक्सेप्ट करना फैक्ट्स को, तो फैक्ट्स पे रिसर्च करना, नई थ्योरी बनाना, नए लॉज बनाना और पुराने लॉज को टेस्ट करना। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एनालिसिस करना, टेस्ट करना, वो कॉन्सेप्ट जो पहले बन चुके हैं लॉज या प्रिंसिपल, उनको टेस्ट करना, साबित करना क्या ये ठीक है या नहीं है। तो ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है। जैसे एक लॉ था 19वीं सदी और 20वीं सदी के आगाज पे कि वी लिव टू वर्क, इंसान जिंदा है काम के लिए। और उस जमाने के लोग वीकेंड पे भी काम करते थे, सैटरडे संडे भी काम करते थे, और ओवर टाइम भी वर्क करते थे। आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, तो उनका नजरिया क्या था, वी लिव टू वर्क। आज रिसर्च की गई तो साबित हुआ ये तो लॉ गलत हो चुका। अब लॉ क्या बन चुका है, वी वर्क टू लिव, हम काम करते हैं जिंदा रहने के लिए। क्यों, अब यूरोप और अमेरिका में वर्किंग डेज 5 है, अब 4 कर रहे हैं। वो कहते हैं पैसे कमा लिए, खाए नहीं बैठ के नहीं, तो फायदा क्या। यानी 19वीं और 20वीं सदी की जो नस्लें हैं वो जमीनें जायदादें बना के अगली नस्लों को दे जाती, नुसरत फतेह अली खान की तरह। खुद राग गाते रहे, किडनी खराब कर ली अपने, हैं, वहीं बैठ के बस राग गाते रहे। और जनाब मर्सिडीज और बिल्डिंग सारी किसको दे गए, बच्चों को, इंजॉय वो करें। आज के जो लोग हैं उनका नजरिया ये है कि अगर कमाया है तो खाओ, क्या हाल है, बच्चे अच्छे होंगे तो बना लेंगे, नकम्मे होंगे तो ये भी खुआ देंगे। कॉन्सेप्ट सही है और ठीक भी है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो मेरी तो बीवी इसके बड़े खिलाफ। मैं कोई प्लाट भी देख रहा हूँ कि 2-3 मरले का कहीं है, ले ले यार, चलो गरीब लोग हैं, कोई काम ही आ जाएगा। तो साथ ही बेगम बोलेगी क्या करना है इसका, बस छोड़े, खाओ पियो ऐश करो, जो होगी देखी जाएगी। तो बहरहाल क्या है कि जिंदगी अब डिफरेंट हो गई है, जिंदगी अब डिफरेंट हो गई, तो चेंज हो गया ना। तो लॉज को टेस्ट करते रहो, क्योंकि लॉज हर दफा सही नहीं होंगे, उनको टेस्ट करते रहो, फैक्ट्स देखते रहो, उनका प्रोसेस देखते रहो, और देखते रहो कि ये आज भी काम कर रहे हैं, यहाँ ये बदल गए। और याद रखें, हर बड़ी जंग के बाद, हर बड़े वाकया के बाद बिहेवियर भी बदल जाते हैं और लॉज भी बदल जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ रहे हैं, इसके कुछ लॉज के अलावा मोस्टली लॉज अब करप्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर बिलीफ नहीं है। आज फाइनेंस फाइनेंस के लोग और इकोनॉमी के लोग, इकोनॉमिक्स के लोग सर जोड़ के बैठे हैं नए मॉडल डेवलप करने के लिए, नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। क्यों, गल्फ वार हुई है, फलस्तीन वार हो रही है, इसके बाद रवैये बदलेंगे और पुराने लॉज रिजेक्ट हो जाएंगे। ट्रम्प के आने के बाद तो मुझे लगता है मीशत ही बदल जाएगी। शायद आज के 3 साल बाद जो इकोनॉमिक्स होगी वो शायद मुझे भी दोबारा पढ़नी पड़े। तो कुछ नया ही बनाने जा रहा है बंदा। क्या हाल है बच्चों, कहते हैं पागलों को कभी हुकूमत नहीं देनी चाहिए। क्या हाल है, इसका नजरिया क्या है, नया अमेरिका, नया अमेरिका, हमने नया पाकिस्तान बनाया ना, बेड़ा गर्क किया, 120 रुपए का डॉलर 250 पे ले गए नए पुराने के चक्कर में। ये भी अपना बेड़ा गर्क करेंगे। कभी भी गैर रवायती इंसान को लीडर न सेलेक्ट करें। क्यों, वो गैर रवायती तो होगा, लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि ये अरसों के जो मॉडल बने हुए हैं ये क्यों बने हुए हैं। वो आपकी हर चीज को चेंज करेगा, और चेंज करने के लिए 25 से 30 साल का अरसा चाहिए। और 25 से 30 साल के लिए एक पूरी नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ती है। ये आसान नहीं होता, तब्दीली लाना आसान नहीं होता। जब भी आप तब्दीली लाएंगे,
एक नस्ल, यानी आपको अपनी पूरी जिंदगी मिजरेबल गुजारनी है अगर आपने पाकिस्तान को बदलना। लेकिन जो उठेगा हो गया, अच्छा तो हम गुजार लेंगे, नस्लें तो सही हो जाएंगी, अच्छा भाई तू गुजार ले, मैं तो स्टोन एज के हक में नहीं हूं, कम से कम मेरी जिंदगी गुजर जाए उसके बाद नया पाकिस्तान बनाना। क्या हाल है जी? ये कहना बड़ा आसान है, मोटरसाइकिल से एकदम हर बच्चे को साइकिल पे आना पड़ता ना, थोड़ा और नया पाकिस्तान बनाते तो ये सारे साइकिलों पे आ रहे हो। नया तो ऐसे ही बनेगा, इंपोर्ट बंद करो, तेल सारा इंपोर्टेड है, लड़कियां भी साइकिल चला रही, लड़के भी साइकिल बन गया नया। मजा आया कि नहीं? अब अमेरिका वालों को पूछे, हाँ भाई नया अमेरिका, हाँ मजा आया? हर बंदा कहता है लानत है इस पे, $1.5 का दर्जन अंडा था, और आज कितने का? $9.5। बना लो ना वो। मजा आया ना? स्वाद आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा स्वाद आता है इससे। ये मजे का काम है, करने चाहिए। ठीक है जी। तो बात यह है कि एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर चल रहा है, पूरी ब्यूरोक्रेसी उसके हिसाब से ट्रेंड हुई हुई है, पूरा निजाम उसके हिसाब से ट्रेंड हुआ है, एक बंदा कैसे बदलेगा उसको? नया बनाना है, तरीका है क्या? कितना बच्चा स्कूल से बाहर है, उसको स्कूल में लाओ। उसको, कितना बच्चा बाहर फिर रहा है, उसको स्कूल में खाना दो लाके, तब बनेगा नया पाकिस्तान। तालीम होगी ना, तो पहले ये सोच बदलेगी कि हमने मर्सिडीज वाले को वोट नहीं डालना, हमने इलम वाले को वोट डालना। बात समझ आ रही मेरी? देखिए कैसे तब्दीली आएगी जब दोनों तरफ सेम खानदान हुकूमत कर रहे हैं। असद उमर और जुबैर में क्या फर्क है? उन्होंने अपने बेटी बेटियों के रिश्ते भी किए हुए हैं। एक खोखर दूसरे खोखर में क्या फर्क है? एक राने दूसरे राने में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं। एक बंदा चेंज नहीं ला सकता, पैगंबर थोड़ी है यार, आम इंसान है। चेंज लानी है तो हमारे नबी के तरीके से आएगी। पहले अंधेरे खत्म करो, इलम दो। पहले क्या दो? इलम दो। जब इलम आएगा, सोच बदलेगी। देखिए पूरा अरब बदल गया। और फिर उन्होंने दो बड़ी सल्तनतों को तबाह कर, उस वक्त की सुपर पावर्स थी दो, दोनों को तबाह कर दिया। मैं तो जब पढ़ता हूँ मैं हैरान होता हूँ इन्होंने ये कैसे किया। तीन साहबियों की जिम्मेदारी लगाई कि जो पारसी हैं इनके पास फौज बहुत ज्यादा है, पहले इन पे दहशत बैठानी पड़ेगी। पहले इन पे क्या करनी पड़ेगी? दहशत बैठानी पड़ेगी। तीन साहबा को भेजा, और वो उस जनरल के, उनके लीडर के कैंप में पहुंचे। कैसे? गटर के रास्ते, सीवरेज के पाइप के रास्ते। और वहां जाके बम फोड़ा है, समझे, एक तरह से उसके उस जमाने का जो भी होगा, टेंट को आग लगा दी उसने, और उनके तीन घोड़े लेके वापस आ गए। ठीक है जी। और उनके पीछे उन्होंने कोई दो जर्नैल भेजे, तीन, दो को उन्होंने डेलिबरेटली जहन्नम रसीद किया और एक को जिंदा जानबूझ के लाया, और वो उनके बड़े तगड़े जर्नैल थे। अब उनके जहन में क्या बैठ गया? ओ यार ये तो है, ये लीडर को वहां आके मार के उसके कैंप को आग लगा आ गए हैं, तो अगले दिन जाएंगे। ये कुछ हुआ है, आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे, इतने बहादुर लोग। और वो जो चार आए, तीन पीछे आए थे, वो कहते हैं हाँ, ये वो थे जो 100 पे भारी। अभी पाकिस्तान ने भी यही किया, इसको कॉपी किया। उन्होंने आगे हमारे इलाके पे अटैक किया। ठीक है जी। इन्होंने कहा अगर हम चुप कर गए तो हम अफगानिस्तान बन जाएंगे, जिसका दिल चाहे आगे बम मार दे। स्विफ्ट रिटार्ड बनाया, जहाज लेके गए, उनके इलाके में जाके उनकी पानी की टैंकी तबाह की, उनका असले का डिपो तबाह किया, और उनका ये होता है टारगेट हिटिंग, तुमने कवा मारा है, हमने तुम्हारा डिपो मारा है, पकड़ो हमें। फिर पकड़ने आए तो उनका एक दो जहाज गिरा दी। अब वो राफेल उनके पास है, दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन वो डरते मारे जंग नहीं छेड़े। क्यों? कि यार अभी तो इनके पास J-10 भी नहीं था, तो इन्होंने ये कर दिया, तो अगर हम इनको छेड़ेंगे आगे पता नहीं हमारे साथ ये क्या करेंगे। बात समझ आती है? तो दिस इज व्हाट, कि जब दुश्मन आए और फिर जब उन्होंने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, तो तुसी पांच करोगे इसे छह करांगे। क्यों? दुश्मन को डरा के रखना जरूरी है।
आज फलस्तीन के साथ, अरब के साथ जो हो रहा है, उसका सबसे पहला मसला ये कि अरब ने अपनी दहशत खो दी। दुश्मन के दिल पे एक दाग बैठनी चाहिए कि वी आर हियर एंड वी विल नॉट स्पेयर एनीथिंग। अगर तुम्हें जंग लड़नी है तो बेटा तेल मल के आना। नतीजा क्या होता है फिर? तो ये है मुसलमानों की हिस्ट्री। दिस इज व्हाट यू कैन ब्रिंग द। तो बच्चों को, 10% बच्चों को, 30% बच्चों को पढ़ाने से कभी नहीं आ पाकिस्तान में। जिस दिन बनेगा उस दिन 100% बच्चा होना चाहिए। और उस दिन हमारा बंदा ढूंढेगा कि यार इन कैंडिडेट में तो कोई पीएचडी है, इस कैंडिडेट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसको लोग वोट डाल। एंड देन पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बनेगा। और फिर सोच बदलेगी। इंसान को देखिए, हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। क्या? कौवा बोलेगा मेहमान आएगा, बिल्ली रास्ता काटेगी एक्सीडेंट होगा, शीशे का जग टूट जाएगा तो जाना ही नहीं घर से बाहर। आपको इन मिथ्स को खत्म करना होगा। और आपको इस्लाम के कहे गए असूल के मुताबिक साइंसी बुनियादों पे मुआशरा लर्न करना। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड। यहाँ क्या होगा? यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर के घर में जादूगर आके बैठे होते हैं, वो हिसाब लगा के बता रहे हैं, है करना है तो है नहीं करना। ऐसे चेंज आती है। तो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशंस। ये सब रिवायती हुक्मरान हैं आज जो काम कर रहे हैं, पहले आज के जितने आए। ठीक है जी, क्या बताइए, पाकिस्तान में एक भी पीएचडी आया आज तक? इंडिया की हिस्ट्री में वीपी सिंह आया, डॉक्टर वीपी सिंह, बदल दिया सारा कुछ। ये उन्हीं का बदला हुआ ना आज इंडिया जहाँ खड़ा है। राजीव गांधी खुद बड़ा पढ़ा लिखा था। जितनी आईटी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी ने बनाई थी, आज उसके पढ़े बच्चे पूरी दुनिया की टॉप 100 फॉर्चून 500 फॉर्चून कंपनीज के अंदर सीईओ। और ये जो रॉयल पार्क है जहां से पूरी दुनिया का विंडोज सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ये भी उसने बात किया 1985 में। और आपने अल्फा क्रीम टावर कब बनाया? सन 2000 में। आईटी यूनिवर्सिटी आपकी कब बनी है? 2000 में। 3 दफा अटेम्प्ट की हुक्मरानों ने कि हम आईटी यूनिवर्सिटी बना ले, तीनों दफा नाकाम हो गई। एक दफा वो उसकी हुकूमत गई, कॉमसेट बना दिया पकड़ के। दैट वाज आईटी यूनिवर्सिटी स्पेस। अब एक बनी है, तो आप देखिएगा इसमें से लोग निकलेंगे। तो चेंज जब लानी ना बेटा, तो तालीम सबसे पहले जरूरी है। मेरा ख्याल है हमारी सिर्फ एक गवर्नमेंट है पंजाब की जिसने जितने कॉलेजेस हैं उनके साथ के एरियाज एक्वायर करके कॉलेजेस को दे दिए रीजन। क्यों? फ्यूचर में अगर ये यूनिवर्सिटी बने और शहर इनके करीब आ गया तो जगह ही नहीं खरीद सकेंगे। तो ग्राउंड से बहाने, किसी भी बहाने इतनी जगह हर डिस्ट्रिक्ट के बड़े स्कूल को दे दी है, कॉलेज को दे दिया है कि ये कल को यूनिवर्सिटी बन सके। तो ये बड़ा जरूरी है। बहरहाल एनीवे, तो ये हमारी सोच बदलने की बड़ी अशद जरूरत है। जब भी आपसे कोई बहस करे उसे आप बताएंगे कि यार इकरा, पढ़। अगर पढ़ेगा तो कौम बदलेगी, तालीम होगी, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, हम साइंसी बुनियादों पे आएंगे। जब इन पे आएंगे तो फिर हमारा सारा कुछ बदलेगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए कहता है इकोनॉमिक्स वी नो दैट द फैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड हर्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो ये क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट है। तो हमने मान लिया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्या ख्याल है? अब आ जाते हैं हम नॉर्मेटिव साइंस की तरफ कि नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। इसका मतलब है मैं दो जगह यस कर चुका हूँ। एक, यस मैं कर चुका हूं कि ये साइंस है, यहां मैं वाई लगा देता हूं, मैंने यस किया। दूसरा, मैंने ये भी यस कर दिया कि ये कौन सी इकोनॉमिक्स है। अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ? नॉर्मेटिव की तरफ। नॉर्मेटिव साइंस क्या है? कहता है नॉर्मेटिव साइंस वो होती है ट्राई टू फाइंड आउट द वे थिंग्स एक्चुअली शुड बी। शुड बी का मतलब है जो हो रहा है। अभी जितनी बातें मैंने की, इसके आगे मैंने शुड बी का वर्ड लगाया कि ये होना चाहिए, तालीम हर बच्चे के लिए होनी चाहिए। वोट देते वक्त तालीम याफ्ता लोगों को चूज करना चाहिए, पैसे वालों को चूज नहीं करना चाहिए। अमीरों की सोच कुछ और है, वो हमेशा अपनी इंडस्ट्री का सोचेंगे।
मलंग लोग आएंगे ना। मलंग लोग समझते हो, जैसे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे। उन्होंने कहा खलीफा किधर है आपका? कह रहे यार तुम होके तो आए हो। अच्छा, वो जो अपनी छत के ऊपर मट्टी लेप रहा था वो खलीफा है? हाँ जी, वो लीडर है आपका। दिस इज व्हाट, ये मलंग लोग आए। ठीक है, जो इंडस्ट्री ना लगाए, मुल्क की इंडस्ट्री चलाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन से नॉर्मेटिव साइंस प्रोग्रेस ट्राई टू फाइंड आउट अ वे थिंग्स एक्चुअली शुड बी ऐसे होनी चाहिए। Furthermore, normative science inquire and assert about good ways of doing things, यानी अच्छे तरीके से काम को करना, यानी आर राइट वे ऑफ थिंकिंग, सोच को सही शक्ल में लेके जाना। इंस्टेंस ऑफ पोल्यूशन इंक्रीजेस द ग्लोबल टेम्परेचर। इंडस्ट्री तो लगेगी, पैसा सबको मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। पैसा सबको मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या होगा बच्चों? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी साइंस सिर्फ सोचती है कॉज एंड इफेक्ट, नॉर्मेटिव साइंस आगे का भी सोचती है कि इसका साइड इफेक्ट ये होगा, इसको इस तरह नहीं, शुड भी इस तरह होना चाहिए। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? जैसे आज देखिए कि हमारी पिछली दो हुकूमतों ने एक ही काम किया है, क्या? कि रावी रिन्यूअल प्लान, रावी को पानी, गंदा पानी रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करके एक जगह इकट्ठा करें और एक बहुत बड़ा पॉन्ड बनाए रावी के डेल्टे में, ताकि माहौल बेहतर हो सके। ये क्या अप्रोच है? मीन्स अब इसका इकोनॉमिक्स से तो ताल्लुक नहीं है, ये कमाई थोड़ी है। कितने लोगों को वहां से घर उठाने पड़ेंगे, नुकसान होगा। कितनी दुकानें टूट रही हैं आजकल, साइंस के मुताबिक तो गलत हो रहा है, मीशत तबाह हो रही है उन लोगों की। ठीक है जी, लेकिन नॉर्मेटिव साइंस कहती है कि इन लोगों ने लीगल तजावजात बनाई। अगर हम इस रुझान को ठीक नहीं करेंगे तो एक दिन शरीफ आदमी के घर के आगे कोई ठेला लगा के खड़ा हो जाएगा, उसको हटा नहीं सकेगा। लिहाजा गैर कानूनी तजावजात है, हटा दें इनको। आप पूरा गुलशन रवि जाके देखो यार, सारों ने गिराज ही खत्म कर दिए, उसके कमरे बना दिए, गाड़ियां ग्रीन बेल्ट नहीं होते, वहां दीवारें लगा के जंगले लगा के बनाए हुए, उन्होंने सारे उड़ा दिए। जंगले ले गए और तोड़ने के पैसे उनको दे गए कि यार ये क्रेन आया था, इतना पेट्रोल लगा है, ये पैसे दे दो, क्योंकि ये आपने बनाया। एडवांटेज, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारा 2.5 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, इसके अंदर ही गिराज बनाओ, इसके अंदर ही सब कुछ बनाओ। जो बाहर का एरिया है वो राहगीर का है, मेरा नहीं है। तो दिस इज फन। तो नॉर्मेटिव ये क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। तो सवाल ये है कि जब भी हम किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाते हैं, क्या वो ऐसी बातें नहीं करता? आप कहेंगे हाँ इकोनॉमिस्ट अक्सर ये बातें करते हैं कि इसका ये इम्पैक्ट होगा, ये ना करें, बेहतर ये है कि इसको इस तरह मैनेज कर लें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखें, इकोनॉमिस्ट डिमांड एंड सप्लाई पे बिलीव करते हैं, लेकिन डबल रोटी की प्राइस को कंट्रोल करने को पसंद करते हैं। अब यहाँ डिमांड एंड सप्लाई है, चीनी की कीमत को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हालांकि डिमांड सप्लाई में तो कंट्रोल नहीं होनी। क्या हाल है बच्चों? तो इकोनॉमिस्ट भी ये काम करते हैं कि क्रिएट मैनी अदर सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मस्ट डिस्करेज एज अ स्टेट अबव द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, पॉवर्टी बढ़ेगी, लिहाजा आबादी को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े, होना चाहिए। क्या इकोनॉमिस्ट ये नहीं कह रहे? कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें एक या 100 ऐड कर देना चाहिए, कहाँ पे? ये नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि हम मशवरा देते हैं कि यार आबादी को कंट्रोल कर लो, इससे ये फर्क पड़ेगा। लेकिन आबादी को कंट्रोल कैसे करोगे? वही बात, बच्चों को स्कूल में लाओ, बच्चों को स्कूल में लाओ, जब उन्हें ये पता चलेगा मेरे बच्चे के ये हकूक हैं, वो खुद सोचेंगे मैं कितने बच्चे मैनेज कर सकता हूँ। क्या ख्याल है बच्चों? देन थिंग्स आर चेंज। अदरवाइज जितने लोगों ने ये वाली मंसूबाबंदी की ना पॉपुलेशन की, सब बर्बाद हो गए, सब बेड़ा गर्क हो गया उनका तो सारा।
मिसाल के तौर पे जो उन्होंने पॉपुलेशन प्लानिंग की, इसके दो नतीजे निकले। नॉर्वे में आबादी कम हो गई, अब इतनी कम हो गई है, परेशान है। लोगों की तादाद, पर्टिकुलरली बच्चे हैं ही नहीं, बूढ़े और जवान, आगे किड्स ही नहीं। फर्टेलिटी लैग कर गई है, स्वीडन में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में। पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ गई, मेल पॉपुलेशन कम हो गई। पाकिस्तान ने भी जब से किया है, 52% थे मर्द, 48% औरतें, आज उलट हो गए, 60% औरतें, 40% मर्द। तो ये मनसूबाबंदी बिल्कुल बेकार है, ये डीएनए को तबाह करके रख देती है। इसका हल सिर्फ क्या है? एजुकेशन, तालीम। तालीम ही इंसान को फर्क डाल सकती है। तो ये क्या, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगी कि आप सीख तो लो कि पहले जिन्होंने किया उसका नतीजा क्या निकला। अच्छा बच्चों, अब आ जाए, क्या कहता है? कहता है पॉजिटिव साइंस रिवेल्स ओनली factual realities while normative economics also inquire suggestion and possible solution। तो इकोनॉमिक्स फैक्ट्स को भी लेके आती है, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हो आप। तमाम रिसर्च इकोनॉमिक्स की इंपीरिकल स्टडीज में होती है। इंपीरिकल स्टडी समझते हो? डाटा साइंस स्टैटिस्टिक्स में आगे जाके आपको क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ना है, क्वांटिटेटिव मेथड में ही होती है जितनी रिसर्च होती है। इकोनॉमिक्स की कोई रिसर्च देखे ना, तो इतना मैथमेटिक्स होगा, आप कहेंगे फिजिक्स है इकोनॉमिक्स है। वजह, सारी की सारी रिसर्च मैथमेटिक्स में, साइंस में होती है, लेकिन उसके साथ साथ तजावीज भी दी होती है। लिहाजा ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है, इंक्वायर भी करती है और सॉल्यूशन भी देती है। सही बच्चों? अच्छा, अब आ जाए आर्ट की तरफ। आर्ट कैसी है? मुझे जो लगता है ना, आर्ट एक ऐसा अमल है जो लोगों को इंस्पायर करता है। आर्ट एक ऐसा अमल है जो लोगों को, यानी अपनी सोच से कोई मैं ऐसी चीज बना दूं जो आप देखें और के वाह कमाल कर दी। मिसाल के तौर पे मैं गिटार ले लूं और ऐसा गिटार बजाऊं क्या मस्त हो। आपके यार सर के पास बड़ा आर्ट है, सर ऐसा गिटार बजाते हैं कि कमाल हो जाती है ना। मैंने को महीना एक वैसे गिटार बजाया भी। मेरा पहले प्लान बन गया था कि सुबह को लेक्चर दे दिएगा, शाम को कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट कर लिया। पैसे नहीं ना, चलो यार ठीक है। लेकिन हुआ क्या, शुरू शुरू पढ़ाना शुरू किया, थोड़े बहुत पैसे आए, ट्यूशनिंग की, गिटार ले आया, 2500 का गिटार आया। एक दिन अब्बा जी ने बुलाया, इधर आओ बेटा बेटा। ये पड़ोसी कह रहे कोई अजीब सी ट्रू ट्रू की आवाजें आ रही है, क्या कर रहा है तू? मैं कहा अब्बा जी वो गिटार सीख रहा हूँ। किससे सीख रहा है? अब्बू जी वो वाइटल साइंस वाला लड़का नहीं उधर रहता समीम, उससे जाके। अच्छा टीचिंग हो रही है, पैसे ले रहा है? मैं कहा नहीं नहीं, फ्री सिखा रहा है, फीस भी ले लो। अच्छा फीस भी ले ला, गिटार सिखा रहा है। ला तो सही मेरा बेटा, दिखा ये होता कैसा है। कितने का लाया है? 2500 का। कहाँ से लाया है? अब्बू जी वो इधर गए थे अपना टकसाली गेट, और वो आगे जाके ना तबलों की और उसकी दुकानें, उन्होंने लेकर ला लिया। तुझे पता है तू कहाँ गया था? वो है बाजारे उसन। उन्हें कुटिया फड़ के चंगा भला बैठ दिया, स्टोका कटियां पहले। ठीक है, उसके बाद ने कहा ये पकड़ अपना 2500, और दरम्यान में गोदा रखा, तोड़ के सुटर बाहर। क्यों? घर राजपूत है हम, दिमाग खराब हो गया तेरा? अभी आप यहाँ बैठी, रिश्ते कहाँ से आएंगे? कल को लोग कहेंगे सिमरासियां के घर रिश्ता नहीं करना। सुटर बाहर। तो गिटार वाला शौक अब भाजा मेरा सीखो, आहिस्ता आहिस्ता ना रिवायात को बंदा एडॉप्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आई जाती सारों को। अब वो सीख रहा है। ठीक है जी। बजा रहा होता है, मैं कहता हूँ अच्छा यार चल तेरी किस्मत, हमारे दौर में तो ये इजाजत ही नहीं थी। अगर ये कोई सीख ले तो कहते थे तू रहना ही नहीं रहेगा, तू रोना बन जाएगा, पोखर ही नहीं रहेगा। अच्छा बच्चों, सो आर्ट क्या है? कुछ ऐसा करूं कि आप इंस्पायर हो जाए। तो आर्ट एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज आर थ्योरीज, ऐसे साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज को अप्लाई करूं when someone after gathering few scientific facts uses them to solve problem, यानी साइंस को इस्तेमाल करके कोई मसला हल करना आर्ट है। अब मुझे बताओ
जब मेडिकल कॉलेज में किताबें पढ़ते हैं तो आप क्या कहेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन जब उसको पढ़ के सर्जरी करके, वो आर्ट है। यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या है, आर्ट है। आप किताबें पढ़ रहे हो, ये क्या है। लेकिन जिस दिन ऑडिट करोगे प्रैक्टिकली, फाइल निकालोगे और एग्जैक्ट वहां पहुंचोगे जहां नॉर्मली है, जहां एरर है, जहां डाटा सही नहीं है, कंप्लायंस नहीं है, क्या हाल है, रिपोर्ट लिखोगे, वो क्या है, वो आर्ट है। वो अलग से सीखना पड़ेगा, ये अलग से सीखना पड़ेगा। आधा टाइम 3 साल स्टडी में लगेंगे और 3 साल हाउस जॉब है आपका। जैसे डॉक्टर का हाउस जॉब है, आपका भी हाउस जॉब है, उसको आर्टिकलशिप कह देते हैं हम। ठीक है जी। तो वो आपको हाफ एन आवर टाइम उधर लगेगा, हाफ एन आवर टाइम, और बिल्कुल मेडिकल के डिजाइन के ऊपर आप पहला लेवल क्लियर करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। बाकी लेवल आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसका मॉडल है, ठीक है जी, जो हमारे पास है। तो क्या हुआ बच्चों, मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिस्ट पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर जाके मसाइल हल करते हैं। मिसाल के तौर पर रिसेंट गवर्नमेंट को ले लेते हैं, ये गवर्नमेंट को ले लेते हैं, सियासी बात हो जाएगी। रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर को ले लेते हैं। जिस दिन उसने ज्वाइनिंग दी थी, 36% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आज कितना है, 9%। शरह सूद कितनी थी, 25%। आज कितनी है, 12%। ठीक है जी। ये कैसे हो गया, ये उस बंदे का 8। और मैं कहता हूं हर बंदे को, जो भी हुकूमत में आए, सख्ती से पाबंद करना चाहिए कि ये मॉडल चलाए जो ये चला। क्या आप अपने लीडिंग 5 इकोनॉमिस्ट पकड़ेंगे, सियासी नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन की, उनकी कमेटी बनाए तो उससे कहीं मुझे चला, बात समझ रहे हैं आप। तो आप याद रखिएगा, फिर ये रिजल्ट आएगा। कभी भी इलेक्शन जीतने वाले को ये काम ना दें यार, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी ने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया, वो एमबीए था। और एमबीए में इकोनॉमिक्स कितनी पढ़ी जाती है, एक कोर्स होता है 2.5 से 3 महीने में, जिसमें डिमांड एंड खाई जाती है, उसको मिनिस्टर लगा। बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम डॉक्टर के लिए तो न्यूरो साइंटिस्ट ढूंढें, न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढें, लेकिन जब हमारी मीशत की बारी आए तो हम हकीम के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस बेटे मैं फ्री होकर कॉल कर। अच्छा अब सोचें कि हमने क्या किया, 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल एक ऐसे बंदे के हाथ में दे दिया जिसने 3 महीने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी एमबीए में। वो भी पता नहीं उसने प्राइवेट किया या रेगुलर किया था। तो आपने तो जुल्म किया है। मॉडल यही ठीक है, क्या करो, एक एक्सपर्ट ढूंढो और मुईशत उसके हवाले करो। रिजल्ट देखा आप, मुझे नहीं लगता इसके गवर्नमेंट का कोई कमाल। कमाल किसका है, नॉलेज का। कमाल किसका, उसके आर्ट का, कि वो कहाँ से चीजों को पकड़ के लाया। अल्लाह ने किया है भारत, लेकिन भारत ये उसकी नॉलेज। आप ऐसे एक्सपर्ट बनिए जिसकी दुनिया में कदर हो। तो दिस इज व्हाट, देखिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कुछ हद तक, ग्रोथ भी 3 से ऊपर आ गई। अगर ये 8 पे चली गई, 8% पर है, तो आप 10 साल में, अगर पाकिस्तानी कौम के पास आज 100 रुपए है, 200 रुपए हो, कितने साल में, 7 साल, बल्कि फिर 108 का 8%, फिर 108 फिर उसके बाद 115 का 8%, तो वो यानी ऐड होता जाएगा ना। तो योर ग्रोथ विल बी रेज, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अच्छा। और ये एक चीज और भी है, जब भी आपकी ग्रोथ जाएगी ना 4 से ऊपर, या आप पे जंग मुसल्लत की जाएगी, या आपका हुक्मरान बदल जाएगा। बाहर भी तो लोग बैठे हुए हैं ना, ये तो दूर से बाहर आए, इनकी टांग खींच देना। दे न्यू वेरी वेल वी आर सिटिंग ऑन द बॉटल नेक ऑफ द एशिया,
और अगर हम इकोनॉमिक पावर बनते हैं तो फिर हम क्या क्या मनवाएंगे, इसलिए वो हमें कभी ये अलाउ नहीं करते। बट एनीवे दिस इज अनदर थिंग। बहरहाल क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी एक यस लगा देना चाहिए मुझे, क्या हाल है? इट्स नॉट सो। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट। कीमत बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, म्यारे गिरेगा, कॉज एंड इफेक्ट। Economic positive science because it tests the previous laws and makes some new laws on quantitative basis. And whenever there is a problem, economists come and give us solution. So it's a normative thing. Then they use their knowledge, make the changes in economics, economy, and achieve the result. So it is an art, right जी? तो यहां तक आज हमने ये पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट है, जो भी कह लें। अब आज का जो हमारा दूसरा क्रक्स है वो ये है कि इकोनॉमिक्स के दो स्कोप हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं उर्दू में अगर कहूं तो मैं कहूंगा इनफरादी रवैये को, इनफरादी रवैये को यानी कि बिहेवियर को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी अगर मैं उर्दू में लिखूं तो इंडिविजुअल भी, सॉरी इंग्लिश में लिखूं तो इंडिविजुअल बिहेवियर को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन याद रहे इकोनॉमिक्स में माइक्रो इतना छोटा नहीं हुआ क्योंकि इकोनॉमी है। तो आप कह लो एक कंज्यूमर है, अगर कौन सा कंज्यूमर है, एक मार्केट है, अगर आप एक मार्केट को एक इंडस्ट्री भी कह सकते हो, ठीक है जी, या एक फर्म है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिहेवियर ऑफ वन कंज्यूमर, जैसे भी डिमांड की बात हुई, प्राइस महंगी होगी कंज्यूमर कम खरीदेगा, ये माइक्रो। एक कंज्यूमर की बात हो रही है, एक फर्म की बात हो रही है, क्या है बच्चों, माइक्रो है, राइट जी? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स deal with behavior of agents of an economy such as household, firm and employee। ठीक है, तो अगर अकेला है तो माइक्रो, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी है, पूरी मुइशत पाकिस्तान, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या है, ये मैक्रो है। तो अगर मैं उर्दू में कहूँ दरख्त का मुतालिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और जंगल का मुतालिया, सही बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे ना तो कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल अकेले की, यानी एक कंज्यूमर का क्या असर आएगा प्राइसेस से, एक बंदे की उजरत, एक बंदे की आमदनी, एक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर कमोडिटी, एक 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 पर्टिकुलर कमोडिटी। ये क्या बच्चों, इसे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई डिस्कस की जाएगी, एक सेलर एक बायर, या एक मार्केट जिसके अंदर कंज्यूमर और सेलर है। इसी तरह कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ेंगे, कंज्यूमर किन हालात में क्या चीज खरीदता है क्या नहीं खरीदता, सुपीरियर गुड्स कब खरीदेगा, सुपीरियर गुड आप जानते हैं, इंफीरियर गुड बेचारा क्यों खरीदेगा, और नॉर्मल गुड कब खरीदेगा, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने गुड्स तो पढ़ ली है ना। अच्छा, एक फर्म का प्रोडक्शन प्लांट कैसे काम करता है, एक फर्म का, इसको क्या कहेंगे, और उसमें चेंजेस लाने से उसकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट होता है, उसकी कॉस्ट पे इफेक्ट होता है। आगे जाके ये दो कंसेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बनेंगे, क्या बनेंगे, और ये दोनों कंसेप्ट चले जाएंगे मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है? तो आगे जाके वो दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग को सपोर्ट करेंगे और ये दोनों मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट में ये खरीदोगे ये महंगा हो जाएगा ये सस्ता हो जाएगा। अलबत्ता ये है कि वो शेयर्स में जाएंगे, वो स्टॉक में जाएंगे, लेकिन पीछे तो डिमांड सप्लाई होगी ना। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाए तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जी? कमोडिटी की प्राइसिंग डिमांड एंड सप्लाई पड़ेगी, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई,
लीजिए बेटा, प्राइस बढ़ जाएगी ना, ठीक है ना। चलो इसकी मिसाल ले लेते हैं। बताओ, जो जानवर हैं ईद के करीब महंगे होंगे ईद उल अजहा, या सारे साल महंगे होंगे? क्यों? डिमांड ज्यादा हो गई। अच्छा, शादियों के सीजन में चिकन क्या होगा? महंगा हो जाएगा। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारा डिमांडेड सप्लाई का पोर्शन ही हमें बताएगा, ठीक है। लेकिन सर्दियां आने आते वक्त चिकन की प्राइस गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि चिकन का मोर्टेलिटी रेट, और जब मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो सप्लाई ज्यादा आ जाएगी। वही चिकन लिखा होगा 500 रुपए किलो, ऐसा होगा ही नहीं। क्या हाल है बच्चों? अगली क्लास है किसी की? यार वो क्लास लेट में ली थी। आगे क्या आ गया बच्चों? फैक्टर प्राइसिंग आप लोग पढ़े थे ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो उनकी कीमतें क्या होंगी? लैंड को क्या मिलेगा? लेबर का क्या मिलेंगी? कैपिटल को, और एंटरप्रेन्योर को। लेकिन यहाँ यही बात होगी, यहाँ ये होगा कितना मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। जरा बताओ, कौन से दो फैक्टर हैं जिनको हमेशा कम मुआवजा मिलता है, और कौन से दो हैं जिनको ज्यादा मिलता है हमेशा? लेबर को हमेशा पैसे, इस बेचारे को तो मिलते ही कम है। ठीक है जी, मिसाल दूं, घर में लकड़ी की अलमारी बनानी थी, चिपबोर्ड वाले को मैं कुछ नहीं कह सका। क्यों? वो कहता है इसकी फिक्स प्राइस है लासानी की, इससे कम नहीं मिलेगा, हल्का लगा लो। नहीं यार, लगाना तो यही है। ठीक है जी। लेकिन जो वुड मेकर आया, वो शुरू हुआ 300 रुपये स्क्वायर फुट में। नहीं यार, उसको कहाँ लाए? उसको 210 पे लेके आए। तो हमेशा किससे पैसे कम करवाते हैं? आप कोई भी काम कर लें, ईंटें उतने की, सीमेंट उतने का, कोई काम करा सकते हैं आप? तो यार पाइनियर सीमेंट वाले के पास जाएं, यार जरा तुझे पता है आजकल हालात ठीक नहीं, तो बोरी 10 रुपए सस्ती कर दे, करेगा। लेकिन मजदूर जब आएगा उसको क्या कहेंगे? 1200 रुपया लेता है, 800 दूंगा। क्या हाल है वो बाबू जी, इससे भी रोटी पानी चलाना है ये वो, तो आप कहें अच्छा चल 900 ले लो। ऐसे ही हुआ ना, बड़ी मार मारेंगे, एक चाय पिला देंगे पास से उसको। ऐसे ही होता है। तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? मजदूर को। अच्छा, और बैंकों का सूद फिट रहता है, ठीक है। और रेंट, वो भी लैंडलॉर्ड है भाई, वो तो पहले आ जाता है शॉपर लेके, भर दो। इस बिल्डिंग का भी किराया 3.5 4 लाख हो जाना, दो मिला के शॉपर लेके आएगा, भर के देखो किया किराया, वाह वाह छोड़ के खा रहा है जी। लेकिन मार कौन खाएगा? यहाँ लेबर खाएगी, यहाँ एंटरप्रेन्योर बेचारे का प्रॉफिट मारा जाएगा। ठीक है जी। बाकी सब मौजे कर रहे हैं। और ये इस मुल्क में तो कारोबार क्यों करा? कारोबार करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, फांसी लगा दो एंटरप्रेन्योर को। इस मुल्क में एंटरप्रेन्योर को फांसी लगा दो, बल्कि मैं कहता हूँ सऊदीया में जैसे गर्दन उड़ाते हैं ऐसे उड़ाते हैं एंटरप्रेन्योर को। यहाँ एलडीए वाले आएंगे, ओए कॉलेज खोला है, पैसे निकालो। कितने? 2 लाख रुपए महीना डोमेस्टिक में कमर्शियल काम करते हो, चलो 2 लाख रुपए, 50 लाख करा दो हुकूमत के, और 1.5 लाख इधर डालो, कुछ कर दो। ये पीएचए वाले आ जाएंगे, ओए बोर्ड लगाया इधर, दरख्त काटे दो मैं, चलो 50,000 रुपये महीना इधर डालो। वापडा वाले आ जाएंगे, मीटर कमर्शियल कर देंगे, डोमेस्टिक चलाना है, 4 लाख। यानी इतना बड़ा जुर्म है कि मैं कहता हूँ कत्ल करना छोटा जुर्म है, कारोबार करना इस मुल्क में बड़ा जुर्म। अभी मैंने आपको ये दो जिम्मे बनाए, डीपीआई कॉलेजेस आ जाएगा, कॉलेज खोला, अप्रूवल ली थी। ये हैं हालात। इसलिए मलिक रियाज सही कहता है, यहाँ फाइलों को क्या लगाने पड़ेंगे? पहिए, फिर होगा कारोबार। नहीं तो कारोबार चल नहीं सकता भाई, 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर तरीका। समझे बात को? यहाँ ये तक हालात हुए हैं कि एलडीए वालों को हमारे टीचरों ने कुटा फाड़ के फिर जाके बंदे के पुत्र बने। सब्जाजार में पूरी मार्केट को तंग किया हुआ था, रोज आ जाते, रोज आए। एक दिन उन्होंने सारे ने आंख मारी एक दूसरे ने, कहते जिन्ना स्टाफ आए पहले सारा बुलाओ फिर कुटा। उन्होंने कहा जी उसको भी बुला लो, उसके साथ भी बात, बहाने ना सारे ने बुलाएगी। जो पूरा स्टाफ आ गया एलडीए का, उन्होंने डांगा सोटे कटे, कूट देता फड़ के अच्छी तरह। जाओ जरा मंगो, अब वो बंदे बन गए।
तो पाकिस्तान में क्या है, अगर आपने बरक मार दी और चल गई तो चल गई, और अगर आप जी हुजूरी पे आ गए, क्या हाल है बच्चों। अब मुझे पुलिस वाला रोकेगा, मैं सबसे पहले उसे क्या कहूंगा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट में काम कर चुका हूँ। तो मैं सबसे, हाँ भाई जवान क्या काम है, जैसे ही मैंने उसे जवान कहना ना, तो वो काम बजाएगा। क्यों, उसने जवान बोला है, ये फौज का बंदा ना हो। समझ गया बात को। एक आ गया बंदा एलडीए का, वो जी ये तुम मकान बना रहे हो, मैं कहा हाँ जी बना रहे हैं। इसका नक्शा, नक्शा तो बना हुआ है, ले लो चौकीदार से। सर जी मकान शुरू करन दा एक लेटर ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं पढ़ गया, मैं कहा भाई मुझे ये बताओ, आया एक ही था बंदा। इंस्पेक्टर तुम, हाँ कितने इंस्पेक्टर है यहाँ। कहता जी एक ही होता है इलाके में। मैं कहा तू पंजवा है। चार कापियां कराई थी, वो चारों लेके जा चुके हैं, अब इसलिए कापी नहीं है। अब और भी किसी ने आना है तो बताओ, 15 20 25 कितनी कापियां करानी मुझे। भाग गया, वो इंस्पेक्टर था ही नहीं, वो एलडी का कोई क्लर्क था, वोचर मारने आया था। मैं भी समझ गया। तो ये है पाकिस्तान का निजाम। तो सबसे ज्यादा पीछेगा कौन, मजदूर था। उसने बात ही कैसे करनी सर जी, ये उसने बात कैसे शुरू कर दी। मैं तो बात को गुस्से में आगे कहता हूँ, इन कमर से पैसे कटाने में उसको भी देना, और चल यार तू भी मांग तो मांग। सही बात है, ईद का हिसाब आता है ना, तो सारों का हिस्सा होता है, बैंक में हमारे बैंक का भी होता है। मैं उसको कहता हूँ तू मांगे आती मांग, जब उसको सारा दिया तुझे भी सारा ही देंगे। हाँ सारों को क्या आएगा, 500 500 1000 रुपया ज्यादा आ जाएगा पर हिस्सा, कोई बात नहीं, ले ले तू भी ले ले। इसलिए कि मारा कौन जा रहा है, मजदूर। और आगे क्या आगे, बात ये है कि क्या हमने कभी सोचा है कि रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करके हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सीवरेज का पाइप डालते हो, उसके बाद याद आता है ये गैस तो रह गया, फिर सड़क तोड़ते हो, फिर याद आता है वो टेलीफोन के पाइप तो डाले ही नहीं। कभी आगे सारी तोड़ देते हो, रैंप क्या इंटरनेट की तार नहीं डाली। रिसोर्सेज को यार मैनेज करो किसी तरीके से, कि एक दफा प्लान करो एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। ये जितनी आपको ये आउटडोर नजर आ रही है ना वायरिंग, आप यकीन करें ये प्लानिंग का फिकदान है। एक प्लास्टिक का पाइप डालना था हमने जमीन में, एक पाइप, और ये जितने खंबे ये खत्म, तार उसके अंदर डल जानी थी। और सी घर मेरे ख्याल में इस एल्यूमिनियम से, अगर मैं पीवीसी पे जाऊं तो एक घर का खर्चा, बड़े घर का 20,000 आएगा, छोटे घर का 5,000 आएगा, और जिंदगी भर के लिए करंट से और पोल्यूशन से महफूज। सिर्फ क्या चीज है बच्चों, प्लानिंग, कि हम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। आप बताइए, ट्रेन के इंजन के साथ एसी चलाने में कितना खर्चा आना, इतना बड़ा इंजन है, एक जनरेटर डाल दो। एक जनरेटर लाहौर से कराची जाने में कितना डीजल खाएगा। ट्रेन को तो होना ही एसी चाहिए, उसको होना ही एसी चाहिए, लेकिन क्या है, रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया जाता। और की क्वेश्चन, अच्छा बच्चों मैं कल ना जब शुरू करूंगा, मैं दोबारा माइक्रो से शुरू कर दूंगा, क्योंकि आज हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और वो वाला ठीक है, नॉर्मेटिव और वो सारे वाले ठीक है, तो ये कल हम करेंगे। अच्छा इसमें एक और बात है, अगर कोई चीज इसमें हमसे समझ ना आए, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आगे चल के जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन सब के चैप्टर आएंगे। जैसे इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा एक चैप्टर होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रेट का एक चैप्टर होगा, तो ये आगे जाकर पूरा वास्ट ही समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा दें, ठीक है। और परसों हम इसकी एक्सरसाइज कर लें, अब कल तो छुट्टी है आपकी, तो मंडे को मैं ये मुकम्मल करके उससे अगले दिन एक्सरसाइज, उससे अगले दिन टेस्ट, फिर डिस्कशन, ठीक है। अच्छा बच्चे जी, बेटा बेटा क्वेश्चन इसमें कर लो। जी मेरा ख्याल है आकाश, आकाशा हुसैन कोई नाम है आपका बेटा।
जरा मैसेज कर दें। अब बहुत सारे टॉपिक बेटा सेम है, बहुत सारे टॉपिक सेम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न और डिटेल का बहुत फर्क है उसकी निस्बत, वो थ्योरेटिकल पेपर। ठीक है। नहीं बेटे, ये मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि थ्योरी को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो इस पैटर्न में आना है। मैं बताता हूँ, पेपर हमारा इस पैटर्न में आना है। ये देखो, सी डैट ए, ये देखो, पेपर हमारा इस पैटर्न में आएगा। दिस विल बी इन एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज में आएगा, इसलिए आप रट्टा ना मारना। ठीक है, वैसे पढ़ लो, नोट्स बना लो, जो मर्जी करो। ठीक है, लेकिन नोट्स भी आपने ऐसे बनाने हैं कि अगर 30 पेज का चैप्टर है तो 6 पेज पे सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? सही हो गया, चले सही, ओके बेटा, थैंक यू। ओके बेटा।